नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विथ जितेंद्र। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ मंगल कामनाएं। ये जन्माष्टमी का पर्व हम सभी के लिए खुशियाँ लेकर आए, सफलता लेकर आए। इसी शुभ संकल्प के साथ में मैं आज यहाँ पर आपको राष्ट्रपति का पार्ट फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। राष्ट्रपति को पढ़ने से पूर्व हमको थोड़ा सा संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में जान लेना चाहिए। संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, उसके बाद में फिर हम राष्ट्रपति टॉपिक को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में दो प्रकार की शासन व्यवस्था हो सकती है। एक होती है मित्रों संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, और एक होती है मित्रों अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों में हम मुख्य रूप से अंतर करते हुए जानने का प्रयास करेंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। पहली बात, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी न होकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी हम बात करें, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार के प्रमुख दो व्यक्ति होते हैं। एक होता है संसदीय सरकार के प्रमुख दो व्यक्ति होते हैं। एक होता है संवैधानिक प्रमुख, जिसको हम नाम मात्र का प्रमुख भी बोलते हैं, नाम मात्र का प्रमुख। और दूसरा होता है वास्तविक प्रमुख। ये वास्तविक प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होते हैं और ये नाम मात्र के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। और इधर से बात करें तो इसमें सरकार का प्रमुख एक व्यक्ति होता है और वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है मित्रों, दूसरा मुख्य अंतर इसके अंतर्गत हमको यह है कि इसमें मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री करता है, ना कि राष्ट्रपति। और इसके अंतर्गत मंत्रिमंडल का निर्माण स्वयं राष्ट्रपति करता है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
अप्रत्यक्ष होता है, जबकि यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात जनता स्वयं करती है। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में है। संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें तो इसका एग्जाम्पल इंग्लैंड है। इंग्लैंड में स्पष्ट रूप से संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था का प्रचलन है। और ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के एग्जाम्पल की बात करें तो ये अमेरिका है। लेकिन मित्रों, मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कहीं पर भी इस बात का स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होगी। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था का प्रचलन है, संसदीय शासन व्यवस्था ही पाई जाती है। और ये हम किस आधार पर मानते हैं? तो जो संसदीय शासन व्यवस्था की जो विशेषता है, वो सब विशेषताएं हमारी शासन व्यवस्था में पाई जाती है। इसी आधार पर माना जाता है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रचलन है। तो यहाँ पर मैं आपको मुख्य रूप से संसदीय शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं होती है, मुख्य 3-4 वो बताता हूँ, जिसके आधार पर ये स्पष्ट होता है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रचलन है। भले ही संविधान में उसका प्रावधान नहीं किया गया हो, लेकिन हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से संसदीय शासन व्यवस्था ही पाई जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बात करें मित्रों, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। 1 नंबर पर बात करें मित्रों, तो यहाँ पर राज्याध्यक्ष के द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति, सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है मित्रों। दूसरा, मंत्रिमंडल या फिर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरे हम बात करें तो यहाँ पर मंत्रिमंडल का कार्यकाल अनिश्चित होता है। ये सब विशेषताएं संसदीय शासन व्यवस्था की है। दूसरा, मंत्रिमंडल का निर्माण स्वयं प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो राज्याध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा सरकार के अध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये संसदीय शासन व्यवस्था की एक बड़ी विशेषता होती है। अब ये व्यवस्था हमारे भारत में भी पाई जाती है। इस बात की व्यवस्था का प्रावधान हमारे आर्टिकल 75 में मिलता है। आर्टिकल 75 इस बात की व्यवस्था करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये पहले प्रकार की जो संसदीय शासन विशेषता है ये हमारे भारत में पाई जाती है। दूसरी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद प्रति उत्तरदायी होती है। ये विशेषता भी भारत में पाई जाती है।
तो ये विशेषता भारत में पाई जाती है। तीसरा, मंत्रिमंडल का कार्यकाल अनिश्चित होता है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल कार्यकाल सामान्यतः वैसे 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले भी अगर मंत्रिमंडल का संसद में बहुमत नहीं रह पाता है, अगर उसका बहुमत समाप्त हो जाता है, तो 5 वर्ष से पूर्व ये मंत्रिपरिषद विघटित हो सकती है, इसका समापन हो सकता है। तो ऐसी विशेषता हमारे यहाँ भारत में भी पाई जाती है। दूसरा, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल का निर्माण स्वयं प्रधानमंत्री करता है। तो हमारे यहाँ पर भी जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, उन सबका चुनाव, उन सबका निर्वाचन बात करें मंत्रिपरिषद के अंतर्गत तो प्रधानमंत्री ही करते हैं। राष्ट्रपति सिर्फ प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए व्यक्तियों के नाम को, उन व्यक्तियों को मंत्री पद की शपथ दिलवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब विशेषताएं हमारे भारत की शासन व्यवस्था में भी पाई जाती है। इसी आधार पर माना जाता है कि भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था का प्रचलन है। बाकी संविधान में कहीं पर भी इस बात का स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होगी। ठीक है मित्रों, अब आगे हम बात करते हैं सरकार के बारे में। तो दोस्तों, भारत में 2 प्रकार की सरकार पाई जाती है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें हैं। 2 प्रकार की सरकारें हैं भारत में। कौन कौन सी है मित्रों? वो है एक तो संघ सरकार और दूसरी है मित्रों राज्य सरकार। ये 2 प्रकार की सरकारें हमारे भारत में पाई जाती है। अभी हम पढ़ेंगे संघ सरकार के बारे में। संघ सरकार का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक किया गया है। भाग 5 आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। 152 से राज्य सरकार शुरू हो जाती है। अब संघ सरकार में कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें बात करें मित्रों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और एक होता है ये केग। इसको हम मंत्री परिषद भी बोलते हैं मित्रों, और इसको संसद भी कहते हैं। संघ सरकार के अंतर्गत हम न्यायपालिका, हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। और ये केग एक जो होता है, ये होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कार्यपालिका की बात करें तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। और व्यवस्थापिका की बात करें तो ये अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक है। और न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका 124 से लेकर 147 तक है। और ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से लेकर 151। इन सब अनुच्छेदों के अंतर्गत हमारी संघ सरकार समाहित है। इनके अंतर्गत हमारी पूरी संघ सरकार समाहित है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए कौन कौन संघ सरकार में शामिल होता है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, केग। कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका मंत्रिपरिषद को कहते हैं, व्यवस्थापिका संसद को कहा जाता है। संघ सरकार के अंतर्गत न्यायपालिका में हम सुप्रीम कोर्ट को शामिल करेंगे। और ये केग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में किया गया है। व्यवस्थापिका का उल्लेख अनुच्छेद 79 से 123 तक और न्यायपालिका का उल्लेख 124 से लेकर 147 तक और केग का उल्लेख 148 से 151 तक किया गया। अब इसमें कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद,
और एक और बात करें हम तो वो होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी, ये महान्यायवादी दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। संसद की बात करें तो इसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सुप्रीम कोर्ट हमारे संघ सरकार में केवल एक ही है। अभी वर्तमान में इसमें 1+33 न्यायाधीश है। और ये भी एक संस्था होती है, जब इसका नंबर आएंगे तब हम विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। अभी हम राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, भले आराम से मैं साइड में हट जाता हूँ, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में, अपनी कॉपी में जैसे भी आप चाहो वैसे लिख सकते हो मित्रों। राष्ट्रपति की बात करें तो ये राष्ट्रपति दोस्तों ये राष्ट्रपति हमारे भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकारी कोई है तो वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बारे में पढ़ें तो दोस्तों इस पद की व्यवस्था, राष्ट्रपति पद की व्यवस्था हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया। और 52 में क्या लिखा हुआ है? 52 में लिखा हुआ है दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक ही होगा मित्रों, एक से अधिक नहीं हो सकते। और आर्टिकल 53 इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर क्वेश्चन बनता है तो ये पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 52। 53 की बात करते हैं। 53 में लिखा हुआ है, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। यहाँ पर हम बात करें तो 2 बातें हमको अनुच्छेद 53 में समझना है, एक तो स्वयं वाली और ये अधीनस्थ अधिकारी वाली। दोस्तों कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति का सबसे प्रमुख कार्य है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो दोस्तों कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंध में कब अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो दोस्तों जब लोकसभा चुनाव के अंतर्गत किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, उस समय पर राष्ट्रपति बिना किसी की सलाह लिए, बिना किसी मंत्रिपरिषद के सुझाव के, स्वयं के विवेक से जो दल लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है, उस दल के मुखिया को, उस दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। अगर वो सरकार बनाता है तो उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करता है और एक तय समय के अंदर उसको संसद में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहता है। और यदि वो बहुमत साबित कर देता है तो उसकी सरकार यथावत रूप से जब तक चलती रहती है जब तक उसके पास में बहुमत है। और ये अधीनस्थ अधिकारी की बात करें तो ये अधीनस्थ अधिकारियों की बात करें तो हमारे संविधान के अंदर कहीं पर भी इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति के अधीनस्थ होंगे, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, वो ही राष्ट्रपति के अधीनस्थ होंगे।
क्योंकि राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार, इस मंत्रिपरिषद के सुझाव के अनुसार ही कार्य करता है। तो ये आर्टिकल 53 में अपने को दो बातें समझने की यही है कि वो स्वयं कब प्रयोग करता है अपनी कार्यपालिका शक्ति का, दूसरा ये अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 54 की। लेकिन मैं 54 को बताने से पहले आपको मुख्य रूप से थोड़ी सी और बात बताना चाहूँगा कि किसी भी देश के राज्याध्यक्ष का चुनाव 4 प्रकार से हो सकता है। 4 प्रकार से हो सकता है। पहला, आनुवंशिकता के आधार पर। दूसरा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। तीसरा, संसद के द्वारा। और चौथा, निर्वाचकों द्वारा। इन चारों में से किसी एक के आधार पर किसी भी देश के राज्याध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है या फिर होता है। आनुवंशिकता के आधार पर कहाँ पर होता है मित्रों? तो आनुवंशिकता की बात करें तो इंग्लैंड का जो राज्याध्यक्ष होता है उसका चुनाव आनुवंशिकता के आधार पर होता है। मतलब अगर कोई ए नाम का व्यक्ति वहाँ पर राज्याध्यक्ष है तो इसका जो बी नाम का पुत्र होगा वही बनेगा, इसके बाद में इसका पुत्र सी बनेगा, इसके बाद में इसका पुत्र डी बनेगा। मतलब ये जन्म के आधार पर चलते रहेंगे एक ही परिवार से। और दूसरा, जनता के द्वारा। तो यहाँ पर जनता के द्वारा अमेरिका के राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, और संसद के द्वारा और निर्वाचकों के द्वारा। ये दोनों पद्धतियाँ हमारे भारत में अपनाई जाती है। ये दोनों पद्धतियाँ हमारे भारत में अपनाई जाती है और ये इनका उल्लेख ये आपको यहाँ से समझ में पड़ेगा अनुच्छेद 54 से। अनुच्छेद 54 में ये 3 नंबर का और 4 नंबर की विशेषता है, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का प्रावधान करता है। मतलब उन लोगों का समूह है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले हैं। कौन कौन होते हैं? तो बात करते हैं हम संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरी हम बात करें तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा हम बात करें तो संघ शासित प्रदेशों में से दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर निर्वाचित शब्द का प्रयोग किया गया, ये ध्यान रखना अपने को। निर्वाचित का मतलब जिनका चुनाव, जिन संसद सदस्यों का चुनाव जनता ने स्वयं किया है, सिर्फ वही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं।
ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा, लोकसभा चुनाव में भी राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करते थे। ये मनोनीत करते थे शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले साल ही हमारी सरकार ने, संसद ने एक 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाकर 104वां संविधान संशोधन किया। उसके द्वारा लोकसभा में और राज्य विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था उनके प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब उनका मनोनयन नहीं होगा। वो व्यक्ति लोकसभा में, संसद में चाहे तो चुनाव लड़कर आ सकते हैं, विधानसभा में चाहे तो चुनाव लड़कर आ सकते हैं, इसमें उनको कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा जो उनका मनोनयन होता था वो मनोनयन अब नहीं होगा। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखने का ये है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर वो ये लिख देगा 1 2 3 करके और नीचे लिख देगा इनमें से कोई नहीं, और यहाँ पर लिख देगा विधानमंडल। यहाँ पर जैसे वो विधानमंडल लिखेगा तो आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विधानमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी राज्यों में विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषदें नहीं है। 6 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर विधान परिषदें हैं, बाकी राज्यों में विधान परिषदें नहीं है। इस आधार पर ये आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बात करें हम ये संघ शासित प्रदेशों में, दिल्ली और पुडुचेरी, मूल रूप से इनको भी हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया था संविधान के अंतर्गत। लेकिन दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे संविधान में एक 70वां संविधान संशोधन 1992, 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इन दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। इससे पहले ये लोग राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते थे। पहली बार दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य ने अगर राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया तो वो लिया 1995 में, क्योंकि ये संशोधन लागू हुआ था 1993 में। उस समय इलेक्शन नहीं हो रहे थे, इलेक्शन यही हुए इसके बाद में, लागू होने के बाद में। तो दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्यों ने सर्वप्रथम किस वर्ष के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया, तो वो होगा 1995। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी क्लास। आप सभी को अच्छी लगी होगी, उम्मीद मैं ये रखता हूँ, और विश्वास रखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी जाएगी बिल्कुल वैलिड होगी और प्रामाणिक होगी मित्रों। दूसरा, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आपको अगर कोई भी चीज़ मेरे द्वारा अगर समझ में नहीं आ रही हो तो उस बात को आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का, हर जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करूंगा। टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी प्रकार का संविधान विशेष को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जाते समय मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप उसका सही आंसर दोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये भी विश्वास के साथ कहता हूँ कि 90 जितने भी वीडियो को देखने वाले हैं उन सब में से 90% गलत आंसर देंगे। सामान्य क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति पद को कितनी बार सुशोभित किया, मतलब उन्होंने कितनी बार भारत के राष्ट्रपति पद को संभाला। क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति पद को कितनी बार सुशोभित किया, कितनी बार उन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला सामान्यतः। ठीक है दोस्तों, तो ये है छोटा सा क्वेश्चन।
आशा करता हूँ कि आप सही जवाब दोगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ पूरे विश्वास साथ में कि 90% बच्चों का ये आंसर गलत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।